गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। आज मैं आपको कुछ डिफरेंसेस है वो एक्सप्लेन करूँगी। ये वीडियो जो है इसमें मैंने सारे डिफरेंसेस बताए हैं। इसके मैं पीडीएफ भी आपको सेंड करूँगी। वो पीडीएफ में जो आपको अंतर दे रखे हैं और ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं वो आपको क्लास वर्क कॉपी में ऐड करना है, लिखना है। जब भी मैं चेक करूँगी तो मैं ये सारी कंप्लीट चीज़ें ही चेक करूँगी। ओके अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं अंतर, क्योंकि इस चैप्टर में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन अंतर से संबंधित आता ही है। ओके, देन फर्स्ट है द्विखंडन और फिर है बहुखंडन। द्विखंडन क्या होता है? द्विखंडन का मतलब ये होता है कि जब किसी जनक द्वारा दो कोशिकाओं या दो संततियों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा मतलब कि जनक का शरीर जो होता है वो ज़्यादा भागों में बँट जाता है, जिससे कि ज़्यादा संततियों का निर्माण होता है। इसमें द्विखंडन जो होता है अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है, मतलब इनको जब तक अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलेगी तब तक ये नहीं होता है। परंतु यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया का प्रोटोजोआ है, जो कि एक सीज़न में ही होता है। आपने देखा होगा मलेरिया एक सीज़न में ही होता है, हर कभी नहीं होता है। परंतु जो अमीबा जो होता है उसमें कभी भी हो सकता है बहुखंडन। फिर ये थर्ड है जनक शरीर का केंद्रक दो पुत्री केंद्रक बनाने हेतु केवल एक बार ही विभाजित होता है। जैसे जनक जो है वो एक बार विभाजित हुआ तो दूसरी जो बनती है वो पुत्री कोशिका होती है, फिर वो पुत्री कोशिका विभाजित होगी। ऐसे इनमें विभाजन चलता रहता है। और इसमें क्या होता है, इसमें पुत्री केंद्रक बनाने हेतु लगातार विभाजन होता रहता है। द्विखंडन में प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। पहले केंद्रक विभाजित होगा, फिर कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है वो विभाजित होता है। और इसमें क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है पहले और फिर कोशिका द्रव्य की विभाजन नहीं होता है। द्विखंडन जो होता है जनक शरीर का कोई भी भाग अवशेष के रूप में नहीं बचता है, और इधर क्या होता है कुछ भाग जो होता है वो अवशेष के रूप में बचता है। फिर आता है आपका विखंडन एवं मुकुलन। विखंडन क्या होता है, यदि जनक के शरीर का भाग जो होता है वो ज़्यादा भागों मतलब बढ़ जाता है, अगर वो दो भागों में या चार भागों में बढ़ता है तो उसको विखंडन कहते हैं। पर मुकुलन एक अलग प्रक्रिया है, तो हम इसमें डिफरेंस देखते हैं। ये विखंडन जो होता है एक कोशिकीय जीवों में होता है, परंतु मुकुलन जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीवों में होता है। विखंडन जो होता है इसमें जो जनक है वो अपनी पहचान ही खो देता है ना। और इसमें क्या होता है, जनक की पहचान हमेशा बनी रहती है। जनक शरीर दो या दो से अधिक पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होता है, और इधर क्या होता है जो जीव होता है उसके शरीर से एक छोटी सी मुकुल निकलती है। ये मैंने आपको समझाया भी था हाइड्रा में कि मुकुल निकलती है, और वो मुकुल क्या होता है थोड़े समय बाद जनक के शरीर से पृथक हो जाता है, जिससे कि नए जीव का निर्माण होता है। फिर इधर क्या होता है विखंडन में, इसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है और फिर कोशिका द्रव्य विभाजित होता है, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम में। और इधर क्या होगा, एक कोशिकीय जीवों में पहले कोशिकीय अतिवृद्धि विकसित होती है, और वो क्या होती है फिर उसके बाद टूटकर अलग हो जाती है, और इसके बाद ही केंद्रक का विभाजन होता है, जैसे यीस्ट, हाइड्रा और प्लेनेरिया में। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट है विखंडन एवं खंडन में क्या अंतर होता है। अब विखंडन क्या होता है, विखंडन आपने पहले भी पढ़ा है कि एक कोशिकीय जीवों से अगर उसका शरीर का विभाजन होता है तो उसको बोलते हैं विखंडन। पर अगर खंडन का मतलब होता है बहुकोशिकीय जीवों का छोटे छोटे भागों में टूटना। तो यहाँ पर एक विखंडन जो होता है वो एक कोशिकीय जीवों में होता है, और खंडन जो होता है बहुकोशिकीय जीवों में होता है। फिर केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य का विभाजन विखंडन से पूर्व होता है, मतलब कि केंद्रक जो होता है वो कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है वो विखंडन से पहले ही हो जाता है, विखंडन बाद में होता है। और इसमें क्या होता है इसमें कोशिकाएं खंडन के बाद वृद्धि एवं विभाजन करती है, पहले विभाजित होती हैं फिर उनकी वृद्धि होती है। विखंडन के परिणाम स्वरूप बनने वाली पुत्री संततियां लगभग बराबर आकार की होती है, मतलब कि जनक और जो पुत्री कोशिकाएं होती है वो समान आकार की होती है, पर फ्रेगमेंटेशन जो होता है या खंडन जो होता है उसमें ये अलग अलग प्रकार की होती है। फिर नेक्स्ट है आपको स्कंद एवं कलम।
ये तो नाम से ही स्पष्ट होता है। स्कंद का मतलब क्या होता है, जो पौधे का आधारीय भाग होता है। जैसे कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, कायिक जनन में। और इधर क्या होता है, कलम। कलम किसको कहते हैं, जो कि हम स्कंद के ऊपर लगाते हैं, है ना, पौधे के ऊपरी भाग में जो लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कलम। फिर नेक्स्ट है इसी का ही, स्कंद प्राय निकृष्ट एवं स्थानीय किस्म से संबंधित होते हैं। निकृष्ट मतलब कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, है ना, मतलब कि या फिर ऐसी क्वालिटी का भी चल जाता है ना, बेड क्वालिटी का भी हो सकता है। इधर क्या होता है, कलम जो होती है वो अच्छी किस्म से संबंधित होती है। इसमें सुविकसित मूल तंत्र होता है, मतलब जड़ें होना चाहिए। और इधर क्या होता है, जड़ एवं इच्छित गुणों वाला प्ररोह होता है, मतलब तने का उपयोग हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। यह पौधे को सही जकड़, जल एवं खनिज लवण मुहैया कराता है। चूँकि ये नीचे वाला भाग होता है तो नीचे वाला भाग भूमि से अटैच होता है, ज़मीन से जुड़ा होता है। तो ज़मीन से जुड़े होने के कारण क्या होगा, जल भी मिलता रहेगा, खनिज लवण भी मिलते रहेंगे। और ये क्या होता है, अच्छे एवं उच्च गुणों वाले पुष्प तथा फल मुहैया कराता है। जब हम किसी कलम को लगाते हैं तो कलम क्या होता है, उससे पत्तियाँ विकसित होती है, फिर उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, तो वो जो होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। नेक्स्ट अंतर है आपको बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन में अंतर। इस सब की मैं PDF आपको सेंड करूँगी इस वीडियो के साथ ही। बाह्य निषेचन नाम से स्पष्ट होता है, यह मादा शरीर से बाहर होता है ना, शरीर के बाहर होता है। जैसे कि आपको मैंने उदाहरण बताया था, मेंढक। मेंढक क्या करते हैं, शरीर से बाहर अंडे देते हैं और स्पर्म को भी बाहर ही रिलीज मुक्त करते हैं, तो उसके कारण फिर इनमें निषेचन पानी में होता है। अंतः निषेचन कहाँ होता है, मादा शरीर के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, नर एवं मादा जो होते हैं अधिक संख्या में युग्मक मुक्त करते हैं पानी में और निषेचन की क्रिया संपन्न करते हैं। पर इधर क्या होता है, जो नर युग्मक होते हैं वो मादा युग्मक के शरीर के अंदर इसका स्थानांतरण करते हैं। फिर इधर जैसे उदाहरण है मछलियाँ, उभयचर। उभयचर मतलब रेप्टिलियंस, और अधिकांश शैवाल में ही होता है। और इधर ये सरीसृप, कुछ रेप्टिलियंस में भी होता है, पक्षियों में होता है ना, अंतःनिषेचन। स्तनियों में होता है, मेमल्स में होता है, उच्च श्रेणी के पौधों में भी होता है। नेक्स्ट है युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव। युग्मक जनन का मतलब क्या होता है, देखो, मातृ कोशिका, यह युग्मक मातृ कोशिका से युग्मक बनने की क्रिया है। अब ये सिर्फ मातृ कोशिका नहीं होती, मतलब दोनों में जो युग्मक बनते हैं, नर एवं मादा दोनों में युग्मक बनते हैं, अलग अलग बनते हैं, तो उनके बनने की जो क्रिया होती है उसको युग्मक जनन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जब युग्मक जुड़ जाते हैं, नर एवं मादा के युग्मक जब जुड़ जाते हैं तो उससे युग्मनज बनता है, और उस युग्मनज के विकास के दौरान ही भ्रूण बनता है, तो उस भ्रूण को बोलते हैं भ्रूणोद्भव। जो युग्मक जनन है ये निषेचन के पहले की घटना है। ये मैंने आपको बता दिया है कि निषेचन पूर्व की घटना, निषेचन के समय की घटना और निषेचन के बाद की घटनाएं क्या होती है। और भ्रूणोद्भव जो है भ्रूण बाद में बनता है, तो इसलिए निषेचन के बाद की घटना है। फिर आता है युग्मक जनन के समय द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन एवं अगुणित जीवों में समसूत्री विभाजन होता है। जब युग्मक जनन होता है तो जो द्विगुणित जीव होते हैं उनमें पहले अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर उसके बाद समसूत्री होगा, और इधर केवल समसूत्री विभाजन ही होता है। नेक्स्ट है, यह प्रक्रिया जननांगों के अंदर संपन्न होती है, अलग अलग होगी। मेल में अलग जननांग होंगे तो अलग ही युग्मक बनेंगे, फीमेल में अलग युग्मक होते हैं। इधर कहाँ होती है ये प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर या बाहर संपन्न होती है। इस प्रक्रिया की परिणति निषेचन के रूप में होती है, मतलब कि अंत, जो युग्मक जनन का अंत होता है वो होता है निषेचन, और इसका जो अंत होता है वो होता है जीवन उत्पत्ति, मतलब चाइल्ड का बर्थ। अब आते हैं हम अलैंगिक और लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में जो अंतर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है, इसमें सदैव जनक एक ही होता है, और इसमें जनक कितने होते हैं, 2 होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, युग्मक ही नहीं बनते हैं। और इधर क्या होता है, युग्मक जुड़ते हैं,
है ना, नर एवं मादा युग्मक जुड़ते हैं। इधर क्या होता है, युग्मक निर्माण नहीं होता है और लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण अवश्य ही होता है। इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है और इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों ही विभाजन होते हैं। यह प्रजनन की तीव्र विधि है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है, परंतु लैंगिक जनन को कंप्लीट होने में समय लगता है। अलैंगिक जनन का जैव विकास में कोई भूमिका नहीं है, परंतु लैंगिक जनन की जैव विकास में भूमिका है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। फिर संतति अनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। जैसे अमीबा का जो बच्चा होगा या चाइल्ड होगा या क्लोन होगा वो अमीबा जैसा ही दिखेगा, परंतु जो लैंगिक जनन होता है उसके फलस्वरूप जो जनकों से जो संततियाँ उत्पन्न होती हैं वो अनुवांशिक रूप से भिन्न होती हैं। और यहाँ पर यह एक काय जनिक जनन है। इसका मतलब ये होता है कि ये शरीर के भागों में होता है, ये जननांगों में नहीं होता है, परंतु लैंगिक जनन जो होता है वो होता है जननांगों में, इसलिए इसको बोलते हैं भ्रूणीय प्रजनन। यहाँ पर आपके अंतर जो हैं वो ख़त्म हो गए। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि जब ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगे। इसमें फर्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे लंबी जीवन अवधि किसकी होती है? कछुए की होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि कछुआ जो होता है अप्रोक्सीमेट लगभग 400 वर्ष तक जीवित रहता है, इसलिए उसकी सबसे ज़्यादा, इनमें से सबसे ज़्यादा है। ठीक है। फिर अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनक संख्या एक ही होती है, ये पढ़ा दिया है पहले मैंने, है ना। और लैंगिक जनन में 2 होती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है? जनन द्वारा। अगर जनन करते रहेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो बनी रहेगी। निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है फल में। अंडाशय जो होता है वो मादा पुष्प में होता है और उस पर जब निषेचन की क्रिया होगी तो आगे फल का निर्माण होगा, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समूह सजीव प्रजक है? वो है स्तनी। सजीव प्रजक का मतलब होता है अपने ही जैसे चाइल्ड को बर्थ देते, बाकी 3 जो है वो अंडे देते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से किस में मासिक चक्र पाया जाता है? मासिक चक्र पाया जाता है बंदर में। बाकी सब जो होते हैं वो सीजन में विशेष समय पर ही जनन करते हैं। अमीबा एवं यीस्ट क्रमशः विभाजन एवं मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं, क्योंकि वह क्या है? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीवों में ही विभाजन द्वारा जनन या मुकुलन द्वारा ही जनन होता है। फिर है, धान के पौधे में नर युग्मक के केंद्र में 12 गुणसूत्र, इस पौधे के मादा युग्मक युग्मज व नवांकुर की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? वो होगी 12, 24, 24, क्योंकि इसमें क्रमशः पूछा है। युग्मक में कितनी होगी? 12 होगी। फिर युग्मनज में डबल हो जाती है तो कितनी होगी? 24 होगी। फिर उसके बाद जो नवांकुर है उसमें भी 24 ही रहती है। फिर आता है, अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये इनके संतति जो बनती है फिर से विभाजित होगी, फिर नई संतति बनेगी, फिर वो विभाजित होगी, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से इनमें विभाजन चलता ही रहता है, इसलिए इनको अमर जीव भी बोलते हैं। फिर आता है, मक्का के पौधे में के प्ररोह शीर्ष कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 20 है। इस पौधे की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? वो भी 20 ही होगी, क्योंकि इनमें शीर्ष प्ररोह का मतलब ये होता है, शीर्ष कोशिका मतलब सबसे ऊपरी कोशिका में यदि गुणसूत्र 20 हैं तो इनकी मात्र कोशिका में भी उतनी ही संख्या होती है, समान होती है। फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। अभी बहुगुणन की प्रक्रिया। बहुगुणन मतलब ये होता है कि गुणा होना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो इस तरह की जो प्रक्रिया है उसको जनन बोलते हैं। जनन जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर जनन नहीं होगा तो जीवन का अस्तित्व भी नहीं होता है। पौधों को जीवन अवधि प्राय जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। तो पौधे जो होते हैं ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं, 150, 200, 300, 400, इस तरह से उनकी अवधि होती है, पर मनुष्य की इतनी नहीं होती है, जंतुओं की इतनी नहीं होती है। वृद्धावस्था अंततः मृत्यु तक ले जाती है। वृद्धावस्था के बाद जो अवस्था आती है उसको मृत्यु ही कहते हैं। अगुणित जीव समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं, ये पहले ही बता दिया। अगुणित जीवों में समसूत्री विभाजन ही होता है।
आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। क्लोन किस में होते हैं? जैसे अमीबा में, है ना। फिर है प्रत्येक जीव की मृत्यु अनिवार्य है, जिसका जीवन है उसका मृत्यु भी होगी। मे फ्लाई की औसत अवधि 1 वर्ष होती है? नहीं होती है, क्योंकि वो सिर्फ 1 दिन तक ही जीवित रहती है। अकोशिकीय जीवों को प्राय अमर कहा जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि अमर जीव किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो अमर जीव कहा जाता है अमीबा को। क्यों? क्योंकि उसके शरीर का विभाजन निरंतर होता रहता है और उसके पैतृक गुण बने रहते हैं। ऐसे पौधे जिन पर दोनों नर एवं मादा पुष्प लगे होते हैं उसको एक लिंगाश्रयी कहते हैं। ऐसे पौधे जिस पर दोनों नर एवं मादा पुष्प लगे होते हैं उसको एक लिंगाश्रयी नहीं बोलते हैं, उसको डायोशियस बोलते हैं, मतलब द्विलिंगाश्रयी बोलते हैं या उभय लिंगाश्रयी भी बोलते हैं। एक लिंगाश्रयी में नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। फिर है युग्मक संलयन के अंतर्गत 2 अगुणित युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मक संलयन का मतलब ये होता है कि अलग अलग युग्मक, नर एवं मादा के युग्मक जब दोनों जुड़ेंगे तो युग्मनज बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है मुकुलन। मुकुलन का मतलब क्या होता है? मुकुलन किस में होता है? तो मुकुलन जो होता है युगलिना में होता है। बहुखंडन किस में होता है? बहुखंडन जो होता है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गई है, आप इसको सही से कर लेना, मैंने फील करी है। जैसे फर्स्ट वाले का 5th है, मतलब हाइड्रा। बहुखंडन जो सेकंड वाले का है वो है बाह्य निषेचन, मतलब मधचक्र, बाह्य निषेचन। फिर कुत्ता, इसमें क्या आएगा? इसमें कौन सा चक्र होता है? इसमें चक्र कौन सा आएगा, है ना। तो इसमें 3rd है आंतरिक निषेचन होता है इनमें। तो ये देखना पड़ेगा मुझे, आप थोड़ा सा क्लियर कर लेना। मैंने आपको वैसे भी PDF सेंड करी है इसकी। तो इसमें पहले वाले का 5th है, सेकंड वाले का 1st है और 3rd वाले का 2nd है, मतलब मधचक्र है कुत्ते का। और उभयचर का जो है वो 3rd है। 3rd जो है वो बाह्य निषेचन है। एक जनकीय जनन जो है वो है 4th, अलैंगिक जनन। ये मैंने क्लियर कर दिया, आप इसको अच्छे से देख लेना। फिर है एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर में क्या है? काल प्रभाव, मतलब काल का प्रभाव का अध्ययन अगर हम करते हैं, यदि किसी जीव की उम्र का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। फिर किसी ऐसे जीव का नाम लिखिए जो अमर हो। अमीबा। किन जीवों में मुकुलन पाया जाता है? हाइड्रा में। युग्मक जनन क्या है? युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं। मेंढक में किस प्रकार का निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन किस पद्धति से होता है? कोनिडिया द्वारा। कोनिडिया का मतलब ये होता है कि उनके शरीर पे छोटे छोटे छल्ले बने होते हैं, वो छल्ले टूटकर अलग होते हैं और फिर जनन करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर एंड होता है। मैंने इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स और कुछ अंतर आपको भेजे हैं। इसके बाद वाली जो PDF है उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। थैंक यू।